हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द इकोनॉमिया। बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो सीरीज हमारे पास चल रही है वो कंज्यूमर थ्योरी के लिए चल रही है और आज हमारी कंज्यूमर थ्योरी की क्लास नंबर 6 है बच्चों। ठीक है, तो आज की क्लास यानी कि क्लास नंबर 6 के अंदर जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा बजट कंस्ट्रेंट। ठीक है, जिसे हम बजट लाइन भी कहते हैं। ठीक है, बजट कंस्ट्रेंट और बजट लाइन अलग अलग नहीं है बच्चों, दोनों चीजें एक ही होती हैं। ठीक है, तो अब आज की क्लास के अंदर जो टॉपिक्स हमारे पास रहने वाले हैं वो रहेंगे कि बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बजट सेट क्या होता है, फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो बजट सेट है उसका स्लोप किस तरीके से होता है, राइट, यानी कि स्लोप ऑफ द बजट सेट यानी कि बजट लाइन क्या होता है। नेक्स्ट सबसे लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो बजट लाइन होती है या फिर बजट कंस्ट्रेंट होता है उसके अंदर चेंजेस किस तरीके से आते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारे पास व्हाट इज द बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट होता क्या है बच्चों? बजट कंस्ट्रेंट इज अ सेट, बजट कंस्ट्रेंट इज अ सेट ऑफ बंडल्स। क्या है? बंडल्स का एक सेट है दैट चूजेस बाय द कंज्यूमर, जिसे एक कंज्यूमर अपने लिए चूज करता है। ठीक है बच्चों, बजट कंस्ट्रेंट इज अ सेट ऑफ बंडल्स दैट चूजेस बाय द कंज्यूमर एंड इट अफोर्डेबल at the given prices and the income level of the consumer। ठीक है, एक कंज्यूमर ने एक बजट क्या एक सेट अपने लिए चूज तो कर लिया, एक बंडल अपने लिए चूज तो कर लिया, लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो उन गुड्स के गिवन प्राइसेस के ऊपर, उसकी गिवन इनकम के ऊपर अफोर्डेबल होना चाहिए। राइट बच्चों, ठीक है, यानी कि सपोज करो कि उस बंडल के अंदर 2 गुड्स हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लेट करके चलते हैं कि जो बंडल एक कंज्यूमर ने अपने लिए चूज किया है उस बंडल के अंदर 2 गुड्स हैं। कंज्यूमर था ए, राइट, अब उसने एक बंडल चूज किया, उस बंडल में 2 गुड्स हैं, एक है X1 और दूसरी है X2। राइट बच्चों, यानी कि कंज्यूमर ए जो है वो 2 गुड्स कंज्यूम करना चाहता है। अब हमें इसका बजट कंस्ट्रेंट बनाना है, हम किस तरीके से बनाएंगे? अब हमने दूसरी चीज कही थी, दे कैन अफोर्ड दिस बंडल एट द गिवन प्राइस एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। राइट, कि ये जो बंडल है ये अफोर्डेबल होना चाहिए किस चीज के ऊपर? इन गुड्स के गिवन प्राइसेस के ऊपर और इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इन गुड्स के प्राइसेस भी लेने होंगे और इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर भी लेनी होगी। ठीक है, अब लेट करो कि जो P1 है दिस इज द प्राइस ऑफ द गुड 1 यानी कि प्राइस ऑफ X1 एंड P2 इज द प्राइस लेवल फॉर द गुड 2। राइट, इट मींस दैट प्राइस ऑफ गुड X2, राइट, एंड द M इज द इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर। समझ आया बच्चों? कंज्यूमर A है, 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है X1 और X2। ठीक है, X1 का प्राइस P1 है, X2 का प्राइस P2 है और जो M है वो इनकम है कंज्यूमर A की। राइट बच्चों, अब हमें बनाना है इसका बजट कंस्ट्रेंट यानी कि बजट लाइन। देखो बजट लाइन किस तरीके से बनेगी। अब ये जो कंज्यूमर है वो मार्केट के अंदर जाएगा। ठीक है, 2 गुड्स कंज्यूम करनी है तो 2 ही गुड्स बाय करेगा। अब पहली गुड जब बाय करेगा यानी कि जब X1 बाय करेगा तो किस चीज के अकॉर्डिंग करेगा? उसके प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, तो उसे सपोज करो गुड 1 की X1 यूनिट्स खरीदनी है। ठीक है, और किसके अकॉर्डिंग खरीदेगा? P1 यानी कि प्राइस ऑफ गुड 1 के अकॉर्डिंग। तो उसकी जितनी क्वांटिटी उसने ली उसको हमने उसके प्राइस से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया? दैट इज द एक्सपेंडिचर ऑन द गुड 1। क्या आया? एक्सपेंडिचर ऑन द गुड X यानी कि X1 आया ना, कि इतना एक्सपेंडिचर क्या किया कंज्यूमर ने गुड 1 के ऊपर कर दिया और अपनी इनकम में से इतना एक्सपेंडिचर वो ऑलरेडी गुड 1 पे कर चुका है, लेकिन उसे दूसरी गुड भी खरीदनी है अभी, तो क्या करेगा? प्लस, इसी के अंदर प्लस करेगा दूसरी गुड का एक्सपेंडिचर। ठीक है, दैट इज X2 इनटू में P2 दैट इज द प्राइस ऑफ गुड 2। ठीक है, दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑन गुड 2। अब उसने उसे 2 गुड्स खरीदनी थी, एक X1 और एक X2। ठीक है, यहां पर उसने X1 पे जो एक्सपेंडिचर किया और जो X2 पे एक्सपेंडिचर किया, वो जो टोटल एक्सपेंडिचर है बाय अ कंज्यूमर वो किसके बराबर होना चाहिए? उसकी इनकम के बराबर होना चाहिए। राइट, सो इट शुड बी इक्वल टू मनी इनकम। ठीक है, तो यहां से हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट क्या आ गया? दैट X1 P1 दिस इज द एक्सपेंडिचर ऑन गुड 1 प्लस X2 into P2 this is the expenditure on good 2 should be equal to money income of the consumer। right बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गया? बजट कंस्ट्रेंट आ गया।
नेक्स्ट बात करते हैं, अगर सपोज करो कि कंज्यूमर 3 गुड्स कंज्यूम करना चाहता है, जरूरी थोड़ी ना कि वो 2 ही गुड्स कंज्यूम करेगा, हो सकता है 3 गुड्स कंज्यूम करे, हो सकता है सिर्फ एक ही गुड कंज्यूम करे, ठीक है। तो अगर हमारे पास वो 3 गुड्स कंज्यूम करता है, दैट इज X1, X2 एंड X3, ठीक है, और जो उनके रिस्पेक्टिव प्राइसेस हैं वो क्या हैं, दैट इज P1, P2 एंड P3, ठीक है, एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या है, मनी इनकम, दैट M, राइट बच्चों, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर बजट कंस्ट्रेंट किस तरीके से बनेगा, देखो, expenditure on good 1 plus expenditure on good 2 and plus expenditure on good 3 which should be equal to money income, ठीक है। so that X1 P1 plus X2 P2 plus X3 P3 is equals to money income, right बच्चों, समझ आया बजट कंस्ट्रेंट किस तरीके से निकला हमारे पास। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास कि बजट कंस्ट्रेंट जो है इसका डायग्राम किस तरीके से बनता है। लेट करके चलो कि कंज्यूमर 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है, कितनी गुड्स कंज्यूम कर रहा है, 2 गुड्स, तो हमारे पास जो डायग्राम होगा वो 2 एक्सेस के ऊपर बनेगा, ये हमारे पास x आ गया और ये y आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर x और y ना लिखकर हम x1 और x2 लिख लेते हैं, क्योंकि कंज्यूमर कौन सी गुड्स कंज्यूम कर रहा है, x1 और x2 कर रहा है, वो जरूरी नहीं है कि x1 और x2 ही करेगा, वो x और y भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने x1 लिख लिया और यहाँ पे हमने X2 लिख लिया, 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा था, ठीक है बच्चों। अगर हम इस डायग्राम, इस वाली इक्वेशन को डायग्राम पर लेकर चलते हैं तो इक्वेशन कैसी है बच्चों, हमारे पास लीनियर है, ठीक है, लीनियर है ना हमारे पास इक्वेशन, तो डायग्राम कैसा बनेगा, सिंगल लाइन यानी कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। इतना तो हमें पता चल गया इस इक्वेशन से कि हमारे पास जो डायग्राम बनने वाला है वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। लेकिन बच्चों अब वो जो स्ट्रेट लाइन होगी वो अपवर्ड स्लोपिंग होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, कैसी होगी, देखो बच्चों ये अपवर्ड स्लोपिंग होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, ये हमें पता चलेगा कि हमारा गुड X1 और X2 के बीच में कैसा रिलेशन है। बच्चों देखो यहाँ पर X1 और X2 के बीच में नेगेटिव रिलेशन है, क्योंकि अगर एक कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन गुड 1 इंक्रीज करता है और उसकी इनकम तो कांस्टेंट है ना, ठीक है, तो उसे एक्सपेंडिचर ऑन गुड 2 डिक्रीज करना पड़ेगा, राइट। अगर वो एक्सपेंडिचर ऑन गुड 2 इंक्रीज करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक्सपेंडिचर डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी क्या है, मनी इनकम तो कांस्टेंट है, राइट बच्चों। तो यहाँ पर जो इसका डायग्राम बनेगा वो एक सिंगल लाइन यानी कि स्ट्रेट लाइन बनेगा प्लस डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, कैसा बनेगा, दिस इज आवर बजट कंस्ट्रेंट, राइट बच्चों। अब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट आया है हमारे पास और ये वाला पॉइंट जो आया है ये तो 0 है। अब ये वाला पॉइंट आया, ये तो हम इसे कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट और इसे कहते हैं वर्टिकल इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं इसे, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, इसे कहते हैं वर्टिकल इंटरसेप्ट। अब देखो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर क्या कर रहा है कंज्यूमर, सारी की सारी क्वांटिटी X1 की कंज्यूम कर रहा है। ध्यान से देखना बच्चों, इस वाले पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर सारी की सारी क्वांटिटी किसकी कंज्यूम कर रहा है, सारा एक्सपेंडिचर वो गुड 1 के ऊपर कर रहा है, यानी कि गुड 2 का एक्सपेंडिचर जो है वो 0 है, राइट बच्चों। तो अगर हम इसको 0 कर दें अपनी इक्वेशन के अंदर तो किस तरीके से आएगा, दैट X1 P1 प्लस 0, ये एक्सपेंडिचर 0 है, इज इक्वल्स टू मनी इनकम। तो यहां से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी ये क्या आएगी, दैट X1 इज इक्वल्स टू मनी इनकम अपॉन में प्राइस ऑफ 1, यानी ना, ठीक है। तो X1 की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करेगा वो कंज्यूमर, X1 की क्वांटिटी कंज्यूम करेगा मनी इनकम अपॉन में प्राइस ऑफ द गुड 1, राइट, दिस इज द मनी इनकम अपॉन में P1, इतनी क्वांटिटी कंज्यूम करेगा जब उसके पास गुड 2 की क्वांटिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास वर्टिकल इंटरसेप्ट। वर्टिकल इंटरसेप्ट के केस में देखो क्या करेगा, वर्टिकल इंटरसेप्ट के केस में गुड 1 की क्वांटिटी 0 है, यहाँ पर गुड 1 क्या है, गुड 1 0 ही तो है यहाँ पर, तो सारी की सारी क्वांटिटी किस चीज की कंज्यूम कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ गुड 2 की कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑन गुड 1 0 रहेगा, यानी कि ये वाली टर्म हमारे पास 0 रहेगी, तो 0 प्लस P2 X2 इज इक्वल्स टू मनी इनकम, राइट बच्चों। तो यहां से X2 की वैल्यू निकालते हैं हम, X2 इज इक्वल्स टू मनी इनकम अपॉन में प्राइस ऑफ गुड 2, दैट इज M अपॉन में P2। तो X2 की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करेगा जब उसके पास X1 0 है, इतनी कंज्यूम करेगा, दैट M अपॉन में P2, ठीक है बच्चों, राइट। देखो यही तो हो रहा है, अगर इसके ऊपर एक्सपेंडिचर सारा करेगा तो इसको 0 रखना पड़ेगा, अगर अपनी सारी इनकम इस पे खर्च करेगा तो इसे 0 रखना पड़ेगा, राइट बच्चों। तो क्या है, X1 और X2 के बीच में नेगेटिव रिलेशन है,
ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो मिड वाले पॉइंट्स हैं, ये वाले सारे पॉइंट्स, ये बच्चों सेट हैं। क्या है? बंडल्स के सेट हैं। इस पूरी की पूरी लाइन, इसे बी पॉइंट दे दो, इस पूरी की पूरी लाइन ए और बी के ऊपर लाई करने वाला हर पॉइंट क्या है? हमारे बजट का एक बंडल है। ठीक है, तो इन सारे बंडल्स को मिलाकर ही तो हमारा बजट सेट बना है। क्या बना है? हमारा बजट कंस्ट्रेंट बना है ना, इन सारे के सारे बंडल्स को मिलाकर। ठीक है, तो हमारा बजट कंस्ट्रेंट क्या है? इन सारे के सारे बंडल्स का सेट है। क्या है हमारा बजट कंस्ट्रेंट? इन सारे बंडल्स का एक सेट है। राइट बच्चों, समझ आया बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है? ठीक है, अब सपोज करो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हम जाना चाहते हैं। अगर हम ये करते हैं तो इसके लिए हमें देखो क्या करना पड़ेगा। ये वाले पॉइंट है, इस वाले पे आएंगे। इस वाले पॉइंट के ऊपर सारा का सारा एक्सपेंडिचर हम गुड 2 पर कर रहे थे। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि हमें गुड 1 थोड़ी सी मिल जाए। ठीक है, जब हम एक यूनिट गुड 2 की खरीदना, गुड 1 की खरीदना चाहेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? गुड 2 का एक्सपेंडिचर थोड़ा सा डिक्रीज करना पड़ेगा। राइट, सेम इस वाले पॉइंट के ऊपर हम करते हैं। देखो, जब हम इसकी 2 यूनिट्स खरीदना चाहेंगे तो हमें गुड 2 का एक्सपेंडिचर और डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसकी क्वांटिटी को और बढ़ाना चाहें तो इसका एक्सपेंडिचर और थोड़ा कम करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर 3 यूनिट्स कंज्यूम करना चाहें, 4 यूनिट्स, तो इसका एक्सपेंडिचर और थोड़ा कम करना पड़ेगा। राइट, इंक्रीज करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हम सारी की सारी यूनिट्स किसकी कंज्यूम करेंगे? गुड 1 की कंज्यूम करेंगे, तो हमें गुड 2 को क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट। राइट, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास बजट सेट। बच्चों देखो बजट सेट क्या होता है। ये अभी हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट था, अब हम डिस्कस करेंगे बजट सेट। तो क्या आता है बच्चों? बजट सेट। राइट, अभी जो हमने डिस्कस किया था वो हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट था। राइट, अब बजट सेट क्या होता है? देखो, दोनों के अंदर बच्चों बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि बजट सेट क्या होता है और बजट कंस्ट्रेंट क्या होता है। राइट, देखो ये हमारे पास x1 थी, ये x2 थी। राइट, और ये हमारे पास दैट a एंड b इज द लाइन, दिस इज द बजट कंस्ट्रेंट। राइट बच्चों, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं बजट सेट की। Budget set is consist all the bundles that the consumer can afford at the given price level of the goods and their income level। ठीक है, तो बजट सेट क्या होता है? बजट सेट के अंदर वो सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए जाते हैं जिसे एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है उन गुड्स के प्राइसेस के ऊपर और अपनी गिवन इनकम लेवल के ऊपर। राइट बच्चों, अब वो से चूज करेगा ये नहीं करेगा ये बात की बात है, क्योंकि जो चूज करता है वो बजट कंस्ट्रेंट के ऊपर लाई करते हैं। राइट, ये जो सारे के सारे बंडल्स होते हैं जो ए और बी लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों? ये सारे के सारे बजट कंस्ट्रेंट का पार्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बजट सेट की। बजट सेट के अंदर वो सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए जाएंगे, वो सारे बंडल्स इंक्लूड किए जाएंगे जिन्हें एक कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है उन गुड्स के गिवन प्राइस और अपनी इनकम पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट जो थी उसकी जो इक्वेशन आई थी दैट इज दी P1x1 प्लस P2x2 राइट इज इक्वल टू मनी इनकम। ये हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट आया था बच्चों। ठीक है, अगर हम इस बजट कंस्ट्रेंट को बजट सेट बनाना चाहते हैं तो यहां पर देखो बच्चों, इस इक्वल टू के साइन की बजाय क्या आएगा? दैट इज लेस देन इक्वल टू मनी इनकम लेवल। क्या आएगा? लेस देन इक्वल टू मनी इनकम लेवल। राइट बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? इस इक्वेशन को अगर इस डायग्राम के अंदर लेकर आए तो क्या हुआ? इसका मतलब कि इस वाले बजट कंस्ट्रेंट को मिलाकर, ये बाउंड्री पॉइंट को मिलाकर यहां पर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे, राइट बच्चों, यहां पर जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सारे सारे क्या है? बजट सेट का पार्ट है। राइट, सो दैट द ट्राइंगल AOB इज आवर बजट सेट इंक्लूडिंग द बाउंड्रीज। क्या है? जो ट्राइंगल A और B है हमारे पास वो क्या है? बजट सेट है, और लाइन A एंड B क्या है हमारे पास? बजट कंस्ट्रेंट है। राइट, तो हम जब बजट कंस्ट्रेंट लिखते हैं तो इक्वेशन हमारे पास रहती है P1x1 प्लस P2x2 इज इक्वल टू मनी इनकम।
राइट बच्चों, जब हम बजट सेट लिखते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाती है हमारे पास, P1 द एक्सपेंडिचर ऑन गुड 1 एंड एक्सपेंडिचर ऑन गुड 2 इज लेस देन इक्वल टू मनी इनकम। राइट बच्चों, यानी कि इसके ऊपर तो हमारे मनी इनकम जो है, हमारा एक्सपेंडिचर मनी इनकम के बराबर रहेगा। राइट, लेकिन इस वाले पोर्शन के अंदर जरूरी नहीं है कि हमारा सारा का एक्सपेंडिचर हमारे मनी इनकम के बराबर हो, लेकिन कम हो सकता है, ज्यादा कभी नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि हम मार्केट के अंदर स्पेंड अपनी मनी से ज्यादा, अपनी इनकम से ज्यादा नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं। राइट बच्चों, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स क्या हैं, हमारे लिए अफोर्डेबल हैं। क्या है, अफोर्डेबल हैं, जिन्हें हम अफोर्ड कर सकते हैं। जिन पॉइंट्स को हम अफोर्ड कर सकते हैं वो सारे के सारे बंडल हमारे बजट सेट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो समझ आया यहाँ पर बजट सेट का डिफरेंस और बजट कंस्ट्रेंट का डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस समझ आया बच्चों। ये हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट होता है, ये हमारे पास बजट सेट होता है। राइट, ये ए और बी लाइन जो होती है, ए बी लाइन जो होती है वो हमारे पास बजट कंस्ट्रेंट होती है, बट द ट्राइंगल ऑफ द ए ओ बी जो होता है इंक्लूडिंग द बाउंड्रीज हमारे पास बजट सेट होता है। राइट बच्चों, समझ आया, दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। राइट, अब इसका इंटरसेप्ट की बात करें तो ये होता है m अपॉन में P1 और ये होता है हमारे पास m अपॉन में P2। राइट बच्चों, अब यहाँ पर बजट सेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। बजट सेट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बच्चों, दो प्रॉपर्टीज होती हैं यहाँ पर। पहली होती है कि बजट सेट जो होगा वो क्लोज्ड होगा। कैसा होगा, क्लोज्ड होगा, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है दैट इज बाउंडेड, कि बजट सेट कैसा होगा, बाउंडेड होगा। राइट बच्चों, अब देखो क्या ट्राइंगल ए और बी क्लोज्ड है, बिल्कुल क्लोज्ड है, बिल्कुल क्लोज्ड है ना, क्लोज्ड है ये ट्राइंगल, दैट इज द ट्राइंगल ए ओ बी, ये क्लोज्ड सेट है, बिल्कुल है। और दूसरा बाउंडेड है, बिल्कुल है। राइट, तो यहां पर हमारे पास जो बजट सेट होता है वो क्लोज्ड होता है और बाउंडेड होता है, दो ही प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों इसकी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं द स्लोप ऑफ द बजट लाइन या फिर बजट कंस्ट्रेंट बच्चों। स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है। देखो बच्चों, लाइन क्या, बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं बजट लाइन। ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, ये हमारे पास बजट लाइन हो गई। राइट बच्चों, ये m अपॉन में P1 हो गया, ये इंटरसेप्ट m अपॉन में P2 हो गया। राइट बच्चों, देखो स्लोप क्या होता है, स्लोप is a rate at which a consumer can substitute the one good for the other good, ठीक है। बजट लाइन का स्लोप जो होता है क्या होता है, एक रेट होता है जिस पर एक कंज्यूमर क्या करता है, किसी एक गुड के लिए दूसरी गुड्स को सब्स्टिट्यूट कर देता है, ठीक है, उस रेट के ऊपर। राइट, अब ये जो हमारे पास स्लोप होगा वो हम फाइंड आउट किस तरीके से करेंगे, देखो अब स्लोप जो है हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर तो निकाल नहीं सकते, राइट, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूट करके किसी दूसरे पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं। ये हमारे पास बजट लाइन थी, हम इस पॉइंट के ऊपर थे इनिशियली, दैट इज पॉइंट ए, ठीक है। यहां पर हम इतनी कमोडिटी x2 की कंज्यूम कर रहे थे और इतनी x1 की कंज्यूम कर रहे थे। राइट बच्चों, इतनी यूनिट्स x1 की खरीद रहे थे, इतनी x2 की खरीद रहे थे। अब हमें क्या करना है, पॉइंट बी के ऊपर जाना है, पॉइंट बी के ऊपर जाना है, वहां पर हम क्या करेंगे, x1 की x1 डैश यूनिट्स खरीदेंगे और x2 की x2 डैश खरीदेंगे। राइट, तो इस A पॉइंट से B पॉइंट पर जाने का जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है इसे हम स्लोप ऑफ द बजट लाइन कहते हैं। कि अगर हमें गुड x1 की एक यूनिट बढ़ानी है तो x2 की कितनी यूनिट्स डिक्रीज करनी पड़ेंगी। राइट, ये क्या है हमारे पास, दैट इज द स्लोप। तो हम क्या एक पॉइंट के ऊपर स्लोप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते बच्चों। राइट, तो हमारे पास बजट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, दैट इज P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल्स टू मनी इनकम। राइट बच्चों, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आता है हमारे पास दूसरे पॉइंट के लिए इक्वेशन हम किस तरीके से बनाएंगे। देखो हम जब पॉइंट बी के ऊपर गए तो हमारे पास इक्वेशन किस तरीके से आएगी, दैट इज P1 इनटू यहां पर x1 प्लस चेंज इन x1, क्योंकि हमने यहां पर जाने के लिए x1 को चेंज किया ना, तो उसका चेंज भी तो ऐड करेंगे। राइट बच्चों, प्लस P2 इंटू x2 प्लस चेंज इन x2, राइट, इक्वल टू मनी इनकम। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। किस तरीके से करेंगे, देखो दैट इज P1 x1 प्लस चेंज इन x1 प्लस P2 x2 प्लस चेंज इन x2 माइनस
ये वाली इक्वेशन माइनस करनी है, दैट P1x1 प्लस P2x2, और मनी इनकम में से मनी इनकम गई तो बचेगा हमारे पास 0, राइट बच्चों? ठीक है, ओपन करके लिखते हैं दैट P1x1 प्लस P1 चेंज इन x1 प्लस P2x2 प्लस P2 चेंज इन x2 माइनस P1x1 माइनस P2x2 इज इक्वल टू 0, राइट बच्चों? P1x1 गया कैंसिल आउट, ये और ये कैंसिल आउट, बचा क्या हमारे पास, दैट इज P1 चेंज इन x1 प्लस ये वाली टर्म P2 चेंज इन x2 इज इक्वल टू 0, राइट बच्चों? अब इसको चेंज करके उधर लेके चले जाएं, दैट इज ये नेगेटिव का हो जाएगा उधर, P2 चेंज इन x2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव का हो जाएगा यहाँ पे प्लस का था, P1 चेंज इन x1, राइट बच्चों? यही आएगा हमारे पास। अगर हम इस चेंज इन x को यहां पर ले आए और P2 को उधर लेकर चले जाएं तो हमारे पास ये क्या आएगा, चेंज इन x2 अपॉन में चेंज इन x1, राइट, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ P1 अपॉन में P2। समझ आया बच्चों? दिस इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन, स्लोप ऑफ द बजट लाइन। समझ आ रही है बच्चों? देखो यही तो होता था हमारे पास, जब हम आईसी कर्व की स्लोप निकालते थे तो हमारे पास क्या आता था, दैट चेंज इन x2 अपॉन में चेंज इन x1, ये स्लोप होती थी। यही तो चेंज कंसीडर किया करते थे हम, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के, चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1, राइट? तो वो हमारे पास mu x1 अपॉन में mu x2 के बराबर आया था, ठीक है? तो ये जो स्लोप थी हमारे पास, ये किसकी, आईसी कर्व की स्लोप थी। यहां पर जो हमने स्लोप निकाली है चेंज करके, दैट चेंज इन x2 अपॉन चेंज इन x1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ P1 अपॉन P2, दैट इज द स्लोप ऑफ द बजट लाइन बच्चों, राइट? ठीक है, तो यहां पर स्लोप क्या है बजट लाइन की, दैट इज नेगेटिव ऑफ P1 अपॉन में P2। दिस इज द रेट एट विच अ कंज्यूमर कैन सब्स्टिट्यूट द वन गुड फॉर द अदर गुड, राइट बच्चों? समझ आया कि हमारे पास स्लोप क्या होती है बजट लाइन की? चलो अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो स्लोप होती है ना बच्चों, ये क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है गुड वन की एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने की, ठीक है? दिस स्लोप इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द गुड वन, क्योंकि हमें अगर गुड वन की एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करनी है तो गुड टू की कुछ यूनिट्स को क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, तभी हम इसकी एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर पाएंगे, बिकॉज हमारे पास क्या है, मनी इनकम क्या है, कांस्टेंट है बच्चों, राइट? नेक्स्ट समझ आया हमारे पास कि ये क्या होती है हमारे पास, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है किसकी, गुड वन की, राइट बच्चों? ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ स्पेशल केसेस आते हैं हमारे पास कि जो बजट लाइन है हमारे पास, अगर उस लाइन के अंदर हमारे पास जो प्राइजेस हैं गुड वन के और गुड टू के या फिर मनी इनकम है, यहाँ पर तीन चीजें होती है ना, P1, P2 और मनी इनकम। अगर इन तीनों कंपोनेंट्स में से कोई भी एक कंपोनेंट 0 हो जाए तो उस केस में हमारी जो बजट लाइन होगी वो किस तरीके से वर्क करेगी, ये देखते हैं, ठीक है बच्चों? तो नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास कि इनमें से 0 हो जाए कोई तो उस केस में हमारी बजट लाइन किस तरीके से वर्क करेगी, ये देखते हैं बच्चों। ये वाला जो टॉपिक है कि जहां पर हमारे पास P1, P2 या फिर मनी इनकम में से कोई एक कंपोनेंट 0 हो जाए, ये वाला जो टॉपिक है हमारे पास, ये अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मास्टर्स के लिए है बच्चों। जितने भी बच्चे इग्नू से मास्टर्स कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों ये टॉपिक, सिर्फ उन्हें करना है, ठीक है? अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को नहीं करना ये टॉपिक, ये वाला टॉपिक नहीं करना, कोई बजट कंस्ट्रेंट ही ना करो पूरा का पूरा, सिर्फ ये वाला टॉपिक नहीं करना कि अगर प्राइस 1, 2 और हमारे पास मनी इनकम जो है वो 0 हो जाती है तो बजट लाइन किस तरीके से बनती है, सिर्फ ये वाला टॉपिक छोड़ना है, ठीक है बच्चों? चलो हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अगर प्राइस ऑफ गुड 1, 2 या फिर मनी इनकम 0 हो जाए तो हमारे पास बजट लाइन किस तरीके से बनती है। तो हमारे पास केस नंबर 1 आता है, दैट इज P1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है? क्या है ये, केस 1 है, प्राइस ऑफ गुड 1 इज इक्वल्स टू 0, राइट बच्चों? अब देखो इसमें डायग्राम किस तरीके से बनेगा, ये x1 है, ये x2 है, ठीक है?
हमारे पास जो स्लोप होती थी बजट लाइन की वो किस तरीके से बनती थी, देखो दैट इज नेगेटिव ऑफ P1 अपॉन P2, यही स्लोप आई थी हमारे पास। अगर इस स्लोप के अंदर प्राइस ऑफ गुड 1 0 हो जाए तो हमारे पास स्लोप कैसी आएगी, 0 आएगी, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या कर दिया हमने, न्यूमरेटर 0 हो गया ना, न्यूमरेटर 0 होगा तो स्लोप 0 आएगी हमारी। जब हमारी स्लोप 0 आएगी तो बजट लाइन कैसी होगी, पूरी की पूरी फ्लैट होगी, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, राइट बच्चों। इसका मतलब है कि जब इकोनॉमी के अंदर गुड 1 जो है वो फ्री में मिल रही है तो कंज्यूमर क्या करेगा, अपना सारा का सारा एक्सपेंडिचर, जितनी भी इनकम है वो किस पे स्पेंड करेगा, गुड 2 के ऊपर स्पेंड करेगा, क्योंकि गुड 1 जो है उसे फ्री में मिल रही है, ठीक है। प्राइस ऑफ गुड 0 होने का मतलब होता है कि वो गुड कैसी है, फ्री गुड है इकोनॉमी के अंदर, राइट बच्चों, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि इसकी जो बजट लाइन होगी वो कैसी बनेगी, हॉरिजॉन्टल बनेगी, राइट, क्योंकि वो सारा का सारा एक्सपेंडिचर किस पे करेगा, गुड 2 पर करेगा, गुड 1 उसके लिए फ्री गुड है, इकोनॉमी के अंदर कैसी है, फ्री गुड है, राइट बच्चों। तो ये वाला पॉइंट आता था हमारे पास, इस तरीके से बनाते थे ना हमारी लाइन, राइट। अब इस पॉइंट के ऊपर हम सारी की सारी अपनी जो इनकम थी उसे कहां पर स्पेंड करते थे, गुड 2 पर स्पेंड करते थे। तो ये जो पॉइंट आता है हमारे पास M अपॉन में P2 आता है, राइट बच्चों। अब हमने अपनी सारी की सारी इनकम यहाँ पे स्पेंड कर दी, इस पॉइंट पे स्पेंड कर दी, राइट। अब बजट लाइन किस तरीके से बनेगी, बजट लाइन बनेगी बच्चों P1 जो यानी कि गुड 1 जो है हमारे पास वो फ्री गुड है, तो इतनी अपनी सारी इनकम इस गुड पे स्पेंड करने के बाद हम गुड 1 की चाहे जितनी मर्जी यूनिट कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जो गुड 1 है वो इकोनॉमी के अंदर फ्री गुड है, राइट। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यानी कि यहाँ ऑन से ऑन चलती जाएगी हमारी बजट लाइन, राइट। तो इसकी हम कितनी भी यूनिट्स कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि ये वाली गुड हमारी इकोनॉमी के अंदर फ्री गुड है, राइट बच्चों। तो बजट लाइन किस तरीके से बनेगी, हॉरिजॉन्टल बनेगी, ठीक है। एंड स्लोप ऑफ द बजट लाइन क्या आएगा, 0 आएगा। पहला केस समझ आया, दूसरा केस चलते हैं, केस नंबर 2, दैट इज P2 इज इक्वल टू 0। अगर इकोनॉमी के अंदर गुड 2 फ्री हो जाए, ठीक है, ये देखो ये हमारे पास X1 है, ये X2 है, राइट बच्चों। अब हमें गुड 2 फ्री में मिल रही है, स्लोप की बात करते हैं, दैट इज नेगेटिव ऑफ P1 अपॉन P2, ठीक है। अगर प्राइस ऑफ गुड 2 0 हो जाए, दैट इज P1 अपॉन में 0 क्या आएगा हमारे पास, इंफिनिटी आएगा, ठीक है। तो इतना तो हमें पता है कि हमारी जो बजट लाइन बनेगी उसकी स्लोप इंफिनिटी होने वाली है, कैसी रहेगी, इंफिनिटी स्लोप होने वाली है। लेकिन बजट लाइन बनेगी कैसी, देखो हमारे पास जब हम बजट लाइन बनाते थे तो बजट लाइन पर इस वाले एक्सेस के ऊपर हमारे पास एक पॉइंट आता था, जिस पॉइंट के ऊपर हम सारा का सारा अपनी इनकम को खर्च करते थे गुड 1 के ऊपर, गुड 1 पे स्पेंड करते थे ना। अब इकोनॉमी के अंदर गुड 2 तो फ्री गुड है, तो हमें तो हम सारी की सारी इनकम गुड 1 पे खर्च करेंगे, गुड 2 जो है वो फ्री में मिल जाएगी, यही होगा ना। तो गुड 1 के ऊपर सारी की सारी इनकम स्पेंड करेंगे और गुड 2 हमें फ्री में मिल जाएगी। तो हमारा जो पॉइंट होगा वो कहां पर एग्जिस्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। जो पॉइंट हमारे पास क्या आया था, दैट M अपॉन में P1 यही आया था, राइट बच्चों। अब इसकी इतनी क्वांटिटी हमने कंज्यूम कर ली क्योंकि इतनी क्वांटिटी हम अपनी गिवन इनकम पर X1 की कंज्यूम कर सकते थे, और साथ ही साथ हमें X2 की जितनी भी क्वांटिटीज थी, यानी कि हम चाहे 1 खरीदें, 2 खरीदें, 3 खरीदें, चाहे इंफिनिटी खरीदें, वो सारी की सारी फ्री मिल जाएंगी, क्योंकि X2 कैसी है, फ्री गुड है इकोनॉमी के अंदर, राइट बच्चों। तो यहाँ पर इसका स्लोप 0 आया था, यहाँ पर इसका स्लोप कैसे आएगा, इंफिनिटी आएगा, दैट स्लोप इज 0 एंड द स्लोप इज इंफिनिटी हियर, राइट बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर केस नंबर 3 कि अगर कंज्यूमर की इनकम ही 0 हो जाए तो उसकी बजट लाइन कैसी बनेगी। देखो बच्चों, ये X1 है, ये X2 है, ये 0 है, ठीक है। अब कंज्यूमर की इनकम का लेवल 0 है। अब 0 इनकम लेवल के ऊपर देखो, इनकम से ज्यादा तो खर्च कर नहीं सकता, 0 इनकम के ऊपर वो क्या करेगा, गुड 1 की और गुड 2 की कितनी कंजप्शन करेगा, 0 यूनिट्स करेगा। तो इट मींस दैट उसकी जो बजट लाइन है वो 0 से पास करने वाली है, क्योंकि उसकी इनकम ही 0 है। क्या है, उसकी इनकम 0 है, तो उसकी बजट लाइन इस पॉइंट से पास करेगी। दिस इज द बजट लाइन फॉर द कंज्यूमर, राइट बच्चों। और इसकी अगर हम स्लोप की बात करें तो बच्चों इसकी स्लोप क्या रहेगी हमारे पास, देखो इनकम 0 हुई है, प्राइस थोड़ी ना 0 हुए हैं,
तो स्लोप क्या रहेगी, दैट इज नेगेटिव ऑफ P1 अपॉन P2। ठीक है, स्लोप यही रहेगी हमारे पास, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग हमारे पास बजट लाइन आई है, राइट बच्चों, और हमारे पास स्लोप क्या आएगी, दैट नेगेटिव ऑफ P1 अपॉन P2, क्योंकि हमारे पास इनकम जीरो हुई है, प्राइसेस जीरो नहीं हुए, राइट। तीनों केसेस समझ आए, तीनों केसेस समझ आए बच्चों अच्छे से। तो हमारे पास ये 3 स्पेशल केसेस होते हैं जो अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, राइट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास बच्चों, देखो इन तीनों के तीनों केसेस के अंदर ना एक चीज कॉमन है। वो कॉमन चीज क्या है, वो कॉमन चीज ये है कि ये तीनों के तीनों केसेस हमारे बजट सेट की प्रॉपर्टीज को वायलेट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ये बजट कंस्ट्रेंट था और ये बजट सेट था, राइट। और बजट सेट की 2 प्रॉपर्टीज थी कि वो क्लोज्ड होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, बजट सेट की क्या 2 प्रॉपर्टीज थी कि वो क्लोज्ड होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए, और इन तीनों में से कोई सा भी बजट लाइन हमारे पास ना ही तो बाउंडेड है और ना ही क्लोज्ड है, राइट बच्चों। ना क्लोज्ड है और ना ही बाउंडेड है। ये क्लोज्ड है, बिल्कुल भी नहीं है। ये क्लोज्ड है, नहीं है। ये है, नहीं है। तो इनमें से कोई भी केस हमारे पास, कोई भी बजट सेट जो है हमारे पास वो क्लोज्ड एंड बाउंडेड आया है, बिल्कुल भी नहीं आया। तो ये तीनों के तीनों केसेस क्या कर रहे हैं, हमारे बजट सेट की प्रॉपर्टीज को वायलेट कर रहे हैं, राइट बच्चों। अब यहाँ पर जब हमारा जो बजट सेट होता है वो अनबाउंडेड और ओपन होता है, उस केस में जो इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों। क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता। अब वो किस तरीके से होता है वो चेक करते हैं एक बारी। देखो हम यहाँ पर एग्जांपल के लिए दोनों केसेस ले लेते हैं। एक हमने लिया बाउंडेड वाला और एक लिया नॉन बाउंडेड वाला। ये बाउंडेड है सपोज कर लो, ठीक है, और एक यहाँ पे केस लेते हैं नॉन बाउंडेड वाला, दैट ये वाला। दिस इज द x1, दिस इज x2, दिस इज x1 एंड दिस इज x2, राइट बच्चों। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि हमारे पास जो नॉन बाउंडेड वाला केस होता है, नॉन बाउंडेड बजट कंस्ट्रेंट होता है, उसके अंदर सोल्यूशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्या करता है, सोल्यूशन कभी एग्जिस्ट नहीं करता। अब किस तरीके से देख सकते हैं, देखो बच्चों हम यहाँ पर इसको सपोज करो कि यहाँ पर एक इंटीरियर पॉइंट है, दैट इज x स्टार। कैसा है, इंटीरियर पॉइंट है, दैट इज x स्टार। ये एक बंडल है, पॉइंट नहीं है, बंडल है, ठीक है। ये यहाँ पे पॉइंट है लेकिन हमारे तो बंडल है ना, तो ये एक बंडल है, दैट इज x स्टार, ठीक है। x स्टार ये बंडल है हमारे पास, राइट बच्चों। अब इस बंडल के अंदर वो 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर रहा होगा, राइट बच्चों। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अगर ये पूरा का पूरा जो बजट सेट है हमारे पास वो ओपन है, नॉन बाउंडेड है ना, ओपन है, तो कंज्यूमर यहां से लेकर कहीं भी जा सकता है। लेकिन एक कंज्यूमर अगर बाउंडेड की बात करेगा तो सिर्फ इसी पोर्शन के अंदर रह सकता है ना, वो इस लाइन से बाहर नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन अगर ओपन वाला केस लें तो एक कंज्यूमर इस वाली लाइन से बाहर कहीं भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये ओपन है, राइट बच्चों। अब देखो अगर इस वाले इंटीरियर पॉइंट के अंदर हम एक छोटी सी वैल्यू एप्सिलेंस को ऐड कर दें, दैट एप्सिलेंस क्या होती है बच्चों, एक सबसे छोटी वैल्यू होती है, ठीक, बट इट इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी होती है लेकिन एक सबसे छोटी वैल्यू होती है, ठीक है। अब एक छोटी सी वैल्यू को हम अपने इंटीरियर पॉइंट के अंदर, इंटीरियर बंडल के अंदर ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा दैट x स्टार प्लस एप्सिलेंस, राइट बच्चों। ये बंडल आया हमारे पास, ठीक है, ये बंडल आया। लेकिन क्या एक कंज्यूमर इस बंडल से कभी भी सेटिस्फाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास अभी भी ऑप्शंस हैं। अगर हमारे पास जो x स्टार था वो अनबाउंडेड था, तो अभी हमारे पास जो बंडल आया है दैट इज x स्टार प्लस एप्सिलेंस, ये भी तो अनबाउंडेड आया है। तो अब क्या करेगा कंज्यूमर, कुछ और लेने की चाह रखेगा, ठीक है, कोशिश करेगा ना कि उसका जो बंडल है उसके अंदर कुछ और भी ऐड हो जाए। तो यहाँ पर हमने सपोज करो एक चीज और ऐड कर ली, छोटी सी वैल्यू, दैट x स्टार प्लस एप्सिलेंस प्लस डेल्टा, ठीक है, देयर द डेल्टा इज आल्सो अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर अब भी क्या चाहेगा कंज्यूमर कि उसके बंडल के अंदर थोड़ी सी और वैल्यू ऐड हो जाए, राइट, क्योंकि उसका बजट कैसा है, अनबाउंडेड है, राइट बच्चों। तो उसके लिए क्या करती जाएगी, इंक्रीज कर दी जाएगी इस वाले बंडल की वैल्यू। तो ये कभी भी एक बाउंडेड लेवल के ऊपर नहीं पहुंच पाएगा, राइट बच्चों। इसके लिए इनफाइनाइट क्या है, ऑप्शंस हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं ऐड करने के लिए अपने इस बंडल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्या करेगा, एक सोल्यूशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ पर एक ऑप्टिमम सोल्यूशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों,
ठीक है, जब हमारे पास जो बजट कंस्ट्रेंट है हमारा वो अनबाउंडेड रहेगा, तो वहां पर हमारे पास ऑप्टिमम लेवल ऑफ सॉल्यूशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, समझ आ रहे बच्चों? अगर वहीं हम बाउंडेड की बात करें तो देखो इस वाले पॉइंट के बाहर तो हम जा ही नहीं सकते, तो इस वाले लाइन के ऊपर, इस बजट कंस्ट्रेंट के ऊपर जितने भी पॉइंट्स एग्जिस्ट करेंगे वो सारे के सारे कौन से हैं हमारे पास? सॉल्यूशंस हैं। क्या है? ऑप्टिमम सॉल्यूशंस हैं कंज्यूमर के लिए, राइट बच्चों? बट इस केस में तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, समझ आ रहा है? राइट, तो नेक्स्ट अब मूव करते हैं हम, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज चेंज इन द बजट लाइन बच्चों। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे साथ में हमें डायग्राम भी बनाना होता है, कई बार ड्रामेटिकली शो करना होता है, तो वहां पर हमारे पास बजट लाइन का जो चेंज है बच्चों वो बहुत काम आता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना कि हमारे पास बजट लाइन किस तरीके से चेंज करती है। चेंज इन बजट लाइन, ठीक है। देखो यहाँ पर जो बजट लाइन में चेंज होता है बच्चों वो दो तरीकों से होता है। पहला होता है शिफ्टिंग इन द बजट लाइन और दूसरा होता है रोटेशन इन द बजट लाइन। ठीक है, तो हमने इसे कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है? पहला है हमारे पास शिफ्टिंग इन बजट लाइन और दूसरा है रोटेशन इन बजट लाइन। ठीक है, अब ये शिफ्टिंग और रोटेशन क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है बच्चों? देखो, जब एक बजट लाइन अपनी जगह से किसी दूसरी जगह पर चली जाती है, उसके दोनों के दोनों इंटरसेप्ट चेंज हो जाते हैं और कोई भी जो प्रीवियस लाइन होती है, इनिशियल जो बजट लाइन होती है, वो किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रही होती है, यानी कि टोटली एक अलग बजट लाइन बन जाती है, तब उसे कहते हैं कि बजट लाइन में शिफ्ट हो गया है। राइट, लाइक दिस। जस्ट सपोज करो कि हमारे पास x1 है, ये x2 है। ठीक है, x2 है, ये हमारे पास इनिशियल बजट लाइन थी। अब बजट लाइन या तो इधर चली जाए, इधर चली जाए, यानी कि राइट वर्ड चली जाए, लेफ्ट वर्ड चली जाए, मतलब अपनी जगह से शिफ्ट हो गई दूसरी जगह पर, तो इसे कहते हैं हम शिफ्टिंग इन द बजट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास रोटेशन इन द बजट लाइन। ये x1 है, ये x2 है। राइट, अब सपोज करो कि हमारे पास इनिशियल बजट लाइन थी। ठीक है, अब इस पूरी की पूरी बजट लाइन के किसी भी एक पॉइंट से दूसरी जो बजट लाइन बनेगी वो पास करे, तो हम कहते हैं कि हमारी बजट लाइन में क्या हुआ है? रोटेशन हुआ है। चाहे वो इस पॉइंट से करे, इस पॉइंट से करे, या इस पूरी की पूरी बजट लाइन के किसी मिड पॉइंट से करे। ठीक है, इस पॉइंट से करे, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, किसी भी बजट लाइन के मिड पॉइंट से करे, तो हम कहते हैं कि हमारी बजट लाइन में क्या हुआ है? रोटेशन हुआ है। लाइक दिस, देख लेते हैं यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स। ये x1, ये x2, ये हमारे पास बजट लाइन थी। अब बजट लाइन का ये वाला जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है वो सेम रहा और बजट लाइन इस तरीके से हो गई, हमारे पास इनवर्ट शिफ्ट हो गई। बजट लाइन का एक पॉइंट सेम है लेकिन दूसरा पॉइंट चेंज हो गया। ठीक है, दूसरा इंटरसेप्ट चेंज हो गया, तो यहाँ पर कहते हैं कि हमारी बजट लाइन के अंदर पता है इस पॉइंट से ये इस तरीके से भी कर सकती है, इस तरीके से, मतलब इस पॉइंट के अराउंड क्या कर रही है? ये बजट लाइन रोटेट कर रही है। ठीक है, अब दूसरा केस देख लेते हैं उसके अंदर। ये x1 है, ये x2 है। सपोज करो कि ये बजट लाइन थी, अब इस पॉइंट से रोटेट करेगी, इस तरीके से कर सकती है, इस तरीके से, इस पॉइंट की रिगार्ड बहुत सारी बजट लाइन बन सकती है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या है? इस पॉइंट पर रोटेट कर रही है हमारी बजट लाइन। राइट, और एक और नेक्स्ट हो सकता है किसी बीच के पॉइंट से हमारी बजट लाइन रोटेट करे। दिस इज x1, दिस इज x2। ठीक है, सपोज करो ये बजट लाइन थी इनिशियली। राइट, अब एक बजट लाइन इस तरीके से आ गई हमारे पास, देखो ये इस पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। ठीक है, ये इस तरीके से आई, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या हो रही है? ये सारी की सारी जो बजट लाइन है ना, ये हमारी इस एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, पॉइंट ए के ऊपर रोटेट कर रही है। ठीक है, यानी कि इसी बजट लाइन के ऊपर घूम रही है एक तरीके से। राइट बच्चों, दोनों चीजों में डिफरेंस समझ आया कि शिफ्टिंग किस तरीके से होती है, रोटेशन किस तरीके से होती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, हमें ये तो समझ आ गया कि हमारे पास शिफ्टिंग क्या होगी और रोटेशन क्या होगी, लेकिन जो शिफ्टिंग और रोटेशन है इनके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं बच्चों? देखो, हमारे पास जो बजट लाइन की इक्वेशन आई थी दैट इज P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू मनी इनकम। ये आई थी हमारे पास बजट लाइन की इक्वेशन। राइट, अब यहाँ पर देखो x1 को और x2 को छोड़ दे तो गुड से, तो हम अपनी मर्जी से खरीदेंगे, और ये डिपेंड किसके ऊपर करेंगी? प्राइस ऑफ गुड 1, प्राइस ऑफ गुड 2 और हमारी इनकम के ऊपर। ठीक है, तो बजट लाइन को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हो गए बच्चों? दैट इज P1, P2 और मनी इनकम। ठीक है,
इन तीनों कंपोनेंट में चेंज होने के कारण हमारा क्या होता है, हमारी बजट लाइन में चेंज होता है। अब वो रोटेशन भी हो सकता है और शिफ्टिंग भी हो सकता है, राइट बच्चों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम किसी शिफ्टिंग को डिस्कस कर लेते हैं। शिफ्ट इन बजट लाइन, ठीक है। अब देखो कौन कौन से फैक्टर्स थे, P1, P2 और मनी इनकम, राइट। अब सबसे पहले आ गया हमारे पास मनी इनकम। अगर एक कंज्यूमर की मनी इनकम चेंज हो जाए, ठीक है, सपोज करो मनी इनकम इंक्रीज हो गई, ठीक है, हमारे पास जो मनी थी यानी कि इनकम थी वो M थी, अब वो M से चेंज होकर M डैश हो गई, राइट। अब जो M थी वो 50 थी और जो M डैश थी वो 60 थी, राइट बच्चों। अब यहाँ पर हमारे पास जो 50 थी इनकम, उसके ऊपर हम दोनों गुड्स की कुछ ना कुछ क्वांटिटीज को कंज्यूम कर रहे होंगे, राइट। सपोज करो बजट लाइन ये थी, दिस इज X1, दिस इज X2 एंड दिस इज आवर बजट लाइन, राइट, ठीक है। अब हमारी इनकम बढ़ी है, अब इस बढ़ी हुई इनकम को कैसे स्पेंड करेंगे, उसका कुछ पार्ट हम X पे स्पेंड करेंगे, कुछ X2 के ऊपर स्पेंड करेंगे, राइट, क्योंकि दोनों गुड्स के प्राइसेस हमारे पास अभी कांस्टेंट है, ठीक है। दोनों गुड्स के प्राइसेस क्या है, कांस्टेंट है, तो हम अपनी बढ़ी हुई इनकम को किस पे स्पेंड करेंगे, दोनों गुड्स पे इक्वली स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो हमारी बजट लाइन में जो शिफ्ट आएगा ना बच्चों, वो पैरेलल शिफ्ट आएगा, यानी कि X1 की क्वांटिटी को भी इंक्रीज करेंगे हम और X2 की क्वांटिटी को भी इंक्रीज करेंगे और दोनों को ही बराबर रेट से इंक्रीज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ी है, राइट, और प्राइसेस जो हैं गुड्स के वो अभी रिमेन्स कांस्टेंट हैं। तो हमारी जो बजट लाइन होगी ना बच्चों, वो राइटवर्ड शिफ्ट करेगी। क्या शिफ्ट, कैसे शिफ्ट करेगी, राइटवर्ड इस तरीके से शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। तो अब इसके जो इंटरसेप्ट्स थे वो किस तरीके से होंगे, देखो दिस इज X1, दिस इज X2, ये हमारे पास इंटरसेप्ट्स थे इनिशियल बजट लाइन के ऊपर। यहाँ पर हम कंज्यूम कर रहे थे M अपॉन में P1, ठीक है, और यहाँ हम कंज्यूम कर रहे थे M अपॉन में P2, राइट। अब हमारी मनी इनकम क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, 60 हो गई। तो अब बढ़ी हुई इनकम को दोनों गुड्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा स्पेंड करेंगे, तो हमारी बजट लाइन शिफ्ट होकर ऊपर चली जाएगी, यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। वहां पर हम X की M डैश P1 क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे और X2 की M डैश P2 क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे, राइट बच्चों, ये शिफ्ट समझ आया। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि अगर हमारी इनकम बढ़ने की बजाय कम हो गई, यानी कि डिक्रीज हो गई, कितनी हो गई, इनिशियल हमारी कितनी थी 50 थी, अब हमारी M डबल डैश हो गई 40, ठीक है। M डबल डैश डिक्रीज होकर कितनी हो गई, M डबल डैश हो गई, कितनी इनकम है, 40 इनकम है। तो अब हमारे पास 60 पर हमारे पास बजट लाइन ये थी और हमारे पास 50 पर ये थी, राइट, लेकिन अब हमारी इनकम 50 से भी कम हो चुकी है। कितनी हो चुकी है, 50 से भी कम हो चुकी है। तो हमारी जो बजट लाइन है वो इनवर्ड शिफ्ट करेगी और हम अपनी दोनों गुड्स के कंजप्शन को थोड़ा थोड़ा डिक्रीज कर देंगे, जितना हम इनिशियली कंज्यूम कर रहे थे उस कंजप्शन लेवल से क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। तो अब सपोज करो कि हमारी बजट लाइन यहाँ आ गई, क्योंकि हमारी इनकम क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, बजट लाइन इस तरीके से शिफ्ट करेगी, राइट। तो इस वाले पॉइंट के ऊपर हम इसको कंज्यूम करेंगे M डबल डैश अपॉन में P1 और इस वाले को कंज्यूम करेंगे M डबल डैश अपॉन में P2, राइट बच्चों। ये वाला पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, राइट। समझ आ रहा है शिफ्टिंग किस तरीके से होती है बजट लाइन के अंदर। तो बच्चों ये क्या है हमारे पास, क्या है ये, शिफ्टिंग इन द बजट लाइन, राइट, जहां पर हमारे पास जो हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के दोनों इंटरसेप्ट चेंज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, दोनों इंटरसेप्ट चेंज हो रहे हैं और सेम रेट से हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारी बजट लाइन क्या है, पैरेलल शिफ्ट कर रही है। अगर हमारी बजट लाइन जो है वो पैरेलल शिफ्ट करेगी तो हमारी बजट लाइन का जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि स्लोप क्या होता है हमारे पास, दैट नेगेटिव ऑफ P1 अपॉन P2, ठीक है। अगर इन दोनों में कोई चेंज ही नहीं हुआ तो हमारी बजट लाइन का स्लोप तो चेंज होगा ही नहीं, हमारी तो मनी इनकम चेंज हुई है ना, और स्लोप कब चेंज होगा, जब इन दोनों में कोई चेंज आएगा, बट इन दोनों में तो कोई चेंज ही नहीं आया। तो हमारी बजट लाइन की जो स्लोप है वो हर लाइन के ऊपर क्या रहेगी, सेम रहेगी, राइट बच्चों। पहला केस समझ आया। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास दूसरा केस कि अगर हमारे प्राइसेस के अंदर किस तरीके से चेंज हो कि हमारी बजट लाइन शिफ्ट कर जाए। देखो यहाँ पर P1, P2 और मनी इनकम, ठीक है।
अब जिसमें से मनी इनकम का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट बच्चों। अभी हम शिफ्टिंग पर ही हैं, रोटेशन पर नहीं आए, सिर्फ शिफ्टिंग पर ही हैं, राइट। तो यहां पर देखो अब हमारे पास P1 और P2 का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि प्राइस लेवल का, ठीक है बच्चों। जब हमारी जो प्राइसेस होते हैं हमारी दोनों गुड्स के, वो सेम डायरेक्शन के अंदर सेम रेट से चेंज होते हैं, सेम डायरेक्शन और सेम रेट से चेंज होते हैं, तो उस केस में हमारी जो बजट लाइन होती है वो शिफ्ट करती है। क्या करती है? शिफ्ट करती है। देखो कैसे, सपोज करो कि हमारे पास जो बजट लाइन थी इनिशियली वो ये थी P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू इनकम, राइट। अब हमारे जो प्राइजेस हैं वो क्या कर गए, मल्टीपल ऑफ 2 हो गए, यानी कि डबल हो गए हमारे प्राइसेस। कितने हो गए? डबल हो गए, जितने की इनिशियली वो थे, ठीक है। इनिशियली कितने थे हमारे प्राइसेस? P1 और P2 थे, अब उसके डबल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो P1 डैश आएगा वो क्या होगा? P2 इंटू P1 होगा, और जो P2 डैश आएगा वो 2 इंटू P2 होगा, राइट। ये न्यू प्राइस लेवल आ गया हमारा। तो देखो यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो क्या हुए? सेम डायरेक्शन में चेंज हुए हैं और सेम रेट से चेंज हुए हैं, दोनों इंक्रीज कर रहे हैं और दोनों बाय 2 इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट न्यू बजट लाइन आएगी वो बजट लाइन क्या होगी? 2 इंटू P1 इंटू X1 प्लस 2 इंटू P2 इंटू X2 इज इक्वल्स टू मनी इनकम। बट हमारी मनी इनकम कांस्टेंट है, प्राइसेस चेंज हुए हैं बट इनकम क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो यहां से हमने क्या किया, 2 को बाहर निकाल लिया, तो हमारे पास बचेगा P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल्स टू M, राइट। अब इस 2 को अगर लेकर चले गए तो हमारे पास बचा, देखो क्या बचा, P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू M अपॉन में 2, ठीक है। अब सपोज करो कि हमारी जो इनकम थी वो 50 थी, कितनी थी? 50 थी, तो ये आ गया P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल्स टू 50 थी हमारी इनकम बाय 2, दैट इज 25 हो गई, ठीक है। तो P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल्स टू 25, राइट बच्चों। अब देखो ये इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से यहां तक पहुंचे हैं हम। यहां पर हमारी जो इनकम थी वो 50 थी और यहाँ 25 हो गई। देखो क्या क्या दिख रहा है हमें यहाँ पर, हमारी बजट लाइन तो सेम है, प्राइसेस चेंज हुए थे लेकिन फिर भी हमारी बजट लाइन सेम है, बस क्या हुआ? इनकम कम हो गई, ठीक है बच्चों। इट मींस दैट यहां से कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि अगर हमारी दोनों बुक्स के प्राइसेस जो हैं वो सेम रेट से और सेम डायरेक्शन के अंदर चेंज होते हैं तो हमारी इनकम पे इफेक्ट पड़ता है, राइट। और तुम्हें तो पता ही है कि इनकम में जब चेंज होता है तो हमारी बजट लाइन क्या करती है? शिफ्ट करती है, राइट। अब यहाँ पर इनकम कम हुई है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी, अगर प्राइसेस कम हुए होते तो इनकम बढ़ जाती, ठीक है। प्राइसेस कम हुए होते तो इनकम क्या कर जाती? बढ़ जाती। तो उसका इस केस में क्या होता? हमारी बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट करती, ठीक है। तो यहां पर इनिशियली बजट लाइन ये थी हमारी, राइट, दिस इज X1, दिस इज X2, ठीक है। यहां पर क्या था? M अपॉन में P1, राइट, और ये वाला M अपॉन में P2, ठीक है। जब हमारे दोनों कुछ के प्राइसेस चेंज हुए तो इनकम कम हुई, यानी कि शिफ्ट होगी बजट लाइन इनवर्ड, बजट लाइन इनवर्ड शिफ्ट हो गई। ये हमारे पास आया M अपॉन में, यहां क्या आएगा? P1 डैश, यहां पे देख लेना जो ध्यान से देखना, यहां आएगा M अपॉन में P2 डैश, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। पहले वाला जो हमने केस किया था इनकम वाला, तो हमारे पास जो इनकम थी वो डैश वाली आई थी, न्यू वाली इनकम आई थी। यहाँ पे प्राइसेस न्यू वाले आएंगे, राइट बच्चों। चलो देखते हैं यहाँ पर स्लोप पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो हमारे पास स्लोप क्या होती है? स्लोप होती है नेगेटिव ऑफ P1 अपॉन P2, राइट। अब हमारे पास जो प्राइसेस थे वो डबल हो गए, दैट इज नेगेटिव ऑफ 2 इंटू P1 अपॉन में 2 इंटू P2, यही हुआ ना प्राइसेस। देखो P1 डैश P2 डैश which is equal to negative of P1 dash upon में P2 dash, यही है। तो यहां से 2/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या? that negative of P1 upon P2, so that the slope of the budget line will be remains constant, ठीक है। समझ आए यहाँ पे?
कि हमारे पास जो बजट लाइन शिफ्ट होती है वो दो कारणों से होती है, या तो इनकम में चेंज होगा या फिर हमारी गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो सेम रेट से और सेम डायरेक्शन में चेंज करेंगे तो हमारी बजट लाइन क्या कर जाएगी, शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, इसका दूसरा केस देखते हैं एक बारी कि अगर यहां पर हमारे प्राइसेस बढ़ने की बजाय कम हो जाते, क्या हो जाते, कम हो जाते। अगर हमारे प्राइसेस सपोज करो कि हाफ हो गए, जितने प्राइसेस पहले थे उससे हाफ हो गए, तो उस केस में क्या होगा, ये जो प्राइसेस P डैश आया है P1/2 हो जाएगा और P2/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास प्राइसेस क्या हो जाएंगे, 2/2। ठीक है, दिस इज डिवाइड बाय 2 और ये हमारे पास डिवाइड ना होके मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा और यहां पर हमारे पास 50 into 2 is equals to 200 आ जाएगा। That is 50 into 2 क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। यही होगा ना कि अगर हमारे प्राइसेस कम हो जाएं, यानी कि आधे हो जाएं, जितने पहले थे उसका क्या हो गया, आधे प्राइसेस हो गए हमारे पास, तो हमारी बजट लाइन ये बनेगी। अब देखो यहाँ पर इनिशियल इनकम क्या लिख रही है, तुमको बड़ी हुई दिख रही है, तो बजट लाइन इस लाइन से, इनिशियल लाइन से आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, लाइक दिस वन। ठीक है, और ये जो इंटरसेप्ट आएंगे हमारे पास, दैट m/में P1 डबल डैश और ये वाला इंटरसेप्ट आएगा m/में P2 डबल डैश। राइट बच्चों, अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप किस तरीके से आएगा, देखो हमारे पास P1 डबल डैश जो आया है वो आया है P1/2 और P2 डबल डैश आया है P2/2। राइट, दोनों का रेशियो निकालना है हमें, दैट P1 डबल डैश नेगेटिव ऑफ अपॉन में P2 डबल डैश। राइट बच्चों, ये आएगा हमारे पास P1/2 अपॉन P2/2। एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, नेगेटिव ऑफ P1/P2। सो दैट द स्लोप ऑफ द बजट लाइन विल बी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जब हमारी बजट लाइन का जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि जो हमारे पास इनिशियल बजट लाइन का स्लोप आया था, तो उस केस में हमारी बजट लाइन शिफ्ट करेगी। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास शिफ्टिंग। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम रोटेशन के ऊपर बच्चों। रोटेशन इन बजट लाइन। ठीक है, देखो बच्चों, जो शिफ्टिंग थी वो हमारे पास इनकम और प्राइसेस से हुई थी, लेकिन जो रोटेशन है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्राइसेस से होता है। किससे होता है, प्राइसेस से होता है, दैट इज P1 एंड P2 से होगा। ठीक है, अब रोटेशन होता है किस तरीके से, देखो ये हमारे पास बजट लाइन है, इनिशियल बजट लाइन, दैट X1 X2 एंड दिस इज आवर बजट लाइन। ठीक है, और हमारे पास बजट लाइन की इक्वेशन है P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू इनकम। राइट, अब देखो यहां पर जब भी किसी एक गुड के प्राइस में चेंज हो, किसी भी एक गुड के प्राइस में चेंज हो, तो हमारी जो बजट लाइन होती है वो रोटेट कर जाती है एक पर्टिकुलर पॉइंट से। ठीक है, सपोज करो कि हमारे, अभी हम केस लेकर चलते हैं P1 का, कि प्राइस ऑफ गुड 1 चेंज हो गया। क्या हो गया, प्राइस ऑफ गुड 1 चेंज हो गया, दैट इज P1। ठीक है, तो हमारे पास बजट लाइन ये थी, तो अब न्यू बजट लाइन जो होगी वो क्या होगी, दैट P1 डैश X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू M। यही होगी न्यू बजट लाइन। अब ये जो बजट लाइन के हमारे अंदर हमारे पास जो प्राइस ऑफ गुड 1 चेंज हुआ है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। जब हमारे पास प्राइस ऑफ गुड 1 इंक्रीज होगा, प्राइस ऑफ गुड 1 इंक्रीज होगा, तो हमारे पास क्या होगा, देखो बच्चों, हम गुड 1 गुड 2 की तो उतनी ही यूनिट्स कंज्यूम करेंगे जितनी पहले कर रहे थे, क्योंकि गुड 2 का प्राइस अभी रिमेन्स सेम है, जितना पहले था उतना ही है। लेकिन गुड 1 का प्राइस क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, तो उसकी कंजप्शन को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट तो यही रहेगा, लेकिन ये वाली जो कंजप्शन थी ये कम हो जाएगी। समथिंग सपोज करो कि यहां आ गई। ठीक है, तो हमारी बजट लाइन यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, समझ आ रहा है, दैट A B, ये पॉइंट B था। ठीक है, ये वाला पॉइंट M/में P2 था और ये वाला पॉइंट M/में P1 था, लेकिन ये वाला जो न्यू पॉइंट आया ये हमारे पास C पॉइंट ले लो, M/में P1 डैश आया है।
ठीक है, जहां पर हमारे पास P1 डैश जो है वो बड़ा है P1 से। ठीक है, अब ये तो था हमारे पास केस वो वाला जब हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ था। ठीक है, अगर प्राइस गुड 1 का इंक्रीज ना होने की बजाय डिक्रीज हो जाए, तो अगर हमारा प्राइस डिक्रीज हो जाएगा गुड 1 का, तो हमारी जो बजट लाइन थी वो क्या करेगी, आगे की तरफ यानी कि राइटवर्ड शिफ्ट करेगी, क्योंकि अब हम क्या कर देंगे, गुड 1 की कंजप्शन को बढ़ा देंगे, क्योंकि गुड 1 सस्ता हो चुका है, चीपर हो चुका है पहले से। ठीक है, पहले इतना था, इतनी गुड्स कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन अब हमारी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे गुड 1 का प्राइस डिक्रीज हो चुका है। जब प्राइस डिक्रीज होगा तो हमारी बजट लाइन इस तरीके से शिफ्ट करेगी राइटवर्ड। ठीक है, ये पॉइंट आएगा हमारे पास, पॉइंट डी, दैट m अपॉन में P1 डबल डैश, राइट। ठीक है, ये इससे छोटा रहेगा, यानी कि P1 बड़ा है, P1 डबल डैश छोटा है। राइट बच्चों, सीक्वेंस समझ आ रही है। जब हमारे किसी एक गुड का प्राइस कम होता है तो बजट लाइन उस वाले इंटरसेप्ट से राइटवर्ड शिफ्ट करती है, और प्राइस इंक्रीज होता है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करती है। इनवर्स है, देखो प्राइस कम हुआ तो हमने क्वांटिटी को बढ़ा दिया, अगर प्राइस बढ़ा तो हमने क्वांटिटी को घटा दिया, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, सिर्फ एक कमोडिटी की, क्योंकि प्राइस यहाँ पे उसी कमोडिटी का इंक्रीज या डिक्रीज हुआ था। ठीक है, तो हम उसी कमोडिटी की क्वांटिटी को चेंज करेंगे जिसका प्राइस चेंज हुआ था। राइट, समझ आ रहा है। तो इसका जो ओवरऑल डायग्राम है वो कैसे बना, देखो x1 ये x2, ये हमारे पास इनिशियल बजट लाइन थी। अगर प्राइस कम होगा तो हम इसको बढ़ा देंगे, इसकी क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, कंजप्शन को। ठीक है, अगर प्राइस ज्यादा हो जाएगा तो इसकी क्वांटिटी कम कर देंगे। राइट, समझ आया। बट यहाँ पर एक ये वाला जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारे पास गुड 2 यानी कि प्राइस 2 जो है, गुड 2 का प्राइस जो है वो रिमेन्स कांस्टेंट है। ठीक है, समझ आ रहा है। राइट बच्चों, अब नेक्स्ट आती है हमारे पास स्लोप की बात। देखो स्लोप क्या था हमारे पास, स्लोप की अगर हम बात करते हैं तो स्लोप होता है हमारे पास नेगेटिव ऑफ P1 अपॉन P2। ठीक है, अब जब हमारे पास न्यूमिनेटर डिक्रीज करता है, न्यूमिनेटर डिक्रीज करता है तो होल वैल्यू ये डिक्रीज करेगा तो होल वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर गुड 1 का प्राइस डिक्रीज करेगा तो स्लोप क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, व्हेन P1 इज डिक्रीज देन स्लोप क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अगर P1 इंक्रीज कर जाए यानी कि प्राइस ऑफ गुड 1 इंक्रीज कर जाए तो स्लोप क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। राइट, देखो क्या यहाँ पे डायग्राम से हमें ये पता चल रहा है। अब इस वाले पे हम इनिशियली थे। ठीक है, जब हमारे पास प्राइस कम हुआ तो हम इससे इस पर शिफ्ट हुए। ये देखो ये स्टीपर थी, ये फ्लैटर बन गई। ठीक है, तो बजट लाइन जब फ्लैटर बन जाती है तो इसका मतलब क्या होता है, उसका स्लोप डिक्रीज कर गया है। राइट, तो हमारे पास जब प्राइस डिक्रीज करेगा तो बजट लाइन फ्लैट हो जाएगी, यानी कि उसका स्लोप भी डिक्रीज करेगा, और जब प्राइस इंक्रीज करेगा तो बजट लाइन स्टीप हो जाएगी, यानी कि स्लोप भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, समझ आ रहा है। ये था हमारा P1 वाला केस। नेक्स्ट आता है हमारे पास P2। देखो बच्चों P2 के अंदर किस तरीके से होगा, बिल्कुल इसका अपोजिट है, कुछ खास बात नहीं है, सिर्फ जैसे कि P1 के साथ है वैसे P2 के साथ होगा। राइट, देखो अगर P2 चेंज हो जाए तो किस तरीके से बनेगा, देखो ये हमारे पास P1 x1 प्लस P2 x2 इज इक्वल टू इनकम, ये इनिशियल बजट लाइन थी। अब गुड 2 का प्राइस यानी कि P2 चेंज हो चुका है, दैट इज P1 x1 प्लस P2 डैश इंटू x2 इज इक्वल टू इनकम। ठीक है, डायग्राम को देखे चलते हैं। ये x1 है, ये x2 है, ये इनिशियल बजट लाइन थी। क्या थी, इनिशियल बजट लाइन थी। ये हमारे पास m अपॉन में P1 था, और ये वाला जो पॉइंट था ये m अपॉन में P2 था। ठीक है, अगर सपोज करो कि हमारी गुड यानी कि गुड 2 का प्राइस इंक्रीज कर जाए, जब गुड 2 का प्राइस इंक्रीज करेगा तो हम इसकी क्वांटिटी को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, इसकी क्वांटिटी समथिंग यहां आ जाएगी, सपोज कर लो।
ठीक है। अब क्वांटिटी को कितना डिक्रीज करेंगे तो डिपेंड करता है ना कि प्राइस कितना इंक्रीज हुआ है, राइट। हमने लेट कर लिया इतना डिक्रीज होगी हमारी क्वांटिटी, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आएगा हमारे पास ये m/P2 आएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमारा प्राइस क्या है, इंक्रीज कर चुका है, तो हमने क्वांटिटी को डिक्रीज कर दिया है। लेकिन अगर दूसरा केस ले, P2 क्या कर जाए, डिक्रीज कर जाए, यहां पर क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, दैट P2 इज ग्रेटर देन P2, ठीक है। लेकिन अब क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है हमारा प्राइस, तो हम इसकी क्वांटिटी इतनी कंज्यूम कर रहे थे, अब इसको इंक्रीज कर देंगे, राइट, लाइक दिस, यहां तक इंक्रीज कर दिया हमने, दिस वन, ये आएगा हमारे पास पॉइंट m/P2 ठीक, P2 क्योंकि P2 जो है वो P2 से क्या है, बड़ा है, अब प्राइस हमारा कम हो चुका है, ठीक है। ये सबसे छोटा वाला प्राइस है, ये मिडिल वाला प्राइस है, इनिशियल प्राइस है, और ये सबसे इंक्रीजिंग वाला प्राइस है, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, तो यहां से हमारी क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी यहां तक, जो हमारा प्राइस डिक्रीज होगा, राइट। X2 की बात हो रही है बच्चों, गुड 2 की बात हो रही है यहाँ पर, राइट। जब गुड 2 का प्राइस इंक्रीज हुआ तो हमने क्वांटिटी को डिक्रीज कर दिया, जब गुड 2 का प्राइस डिक्रीज हुआ तो हमने क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया। समझ आ रहा है, ठीक है। चलते हैं अब उसके स्लोप के ऊपर। देखो स्लोप क्या होता है हमारे पास, स्लोप इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ P1/P2, यही होता है, सबको पता है। चलो अब देखो हमारे पास अगर P2 चेंज हुआ है, P2 चेंज हुआ है, सपोज करो कि P2 इंक्रीज हुआ है, P2 क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, दैट P1/P2, कौन सा वाला इंक्रीज वाला प्राइस, ये वाला प्राइस है ना, इंक्रीज वाला प्राइस P', राइट। जब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इंक्रीज होती है तो होल वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, जब ये इंक्रीज होती है तो, ठीक है। समझ आ रहा है बच्चों, जब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इंक्रीज होती है तो होल वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब होगा कि ये वाली जो लाइन है, इसका स्लोप इनिशियल बजट लाइन से कम होगा, ठीक है, क्योंकि स्लोप क्या कर चुका है, डिक्रीज कर चुका है। देखो बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाली लाइन का स्लोप क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। जो न्यू वाली बजट लाइन आई है हमारे पास, इसका बजट कम है, इस वाली का सबसे कम है। देखो ना, ये स्टीप थी, अब ये फ्लैट बन गई, जब बजट लाइन फ्लैट बनेगी तो उसका स्लोप डिक्रीज कर जाएगा, राइट। अब दूसरा केस देखो, जब हमारे पास जो P2 था वो डिक्रीज किया, लेट करो P1/P2 ये प्राइस क्या किया था, डिक्रीज किया था, ठीक है, डिक्रीज हुआ ना P2। जब P2 डिक्रीज होगा तो ये होल वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी, तो स्लोप क्या करेगा, स्लोप इंक्रीज करेगा, यही होगा, स्लोप इंक्रीज करेगा। जब ये P2 डिक्रीज हुआ, जब P2 डिक्रीज हुआ तो हमारी बजट लाइन यहां पे आई, ये वाली बनी। अब इस बजट लाइन पर हमारे पास जो स्लोप था वो इनिशियल स्लोप ये था ना, अब ये वाला आया, स्लोप इंक्रीज हो चुका है, तो अब यहां से जब ये बजट लाइन यहां गई तो बजट लाइन स्टीप बन गई, और जब बजट लाइन स्टीप होगी तो स्लोप ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो स्लोप क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, राइट बच्चों। इतना तो सबको पता है ना, जो फ्लैटर लाइन होती है वहां पे स्लोप कम होता है, जो स्टीपर लाइन होती है वहां स्लोप ज्यादा होता है, राइट। यानी कि जो हमारी लाइन होती है जितनी ज्यादा स्टीप होगी उसका स्लोप उतना ज्यादा होगा, और जितनी ज्यादा फ्लैट होगी उतना स्लोप उतना कम होगा, ठीक है। ये वाली लाइन क्या है, फ्लैट है, तो इसका स्लोप कम है, इसका थोड़ा ज्यादा है, मतलब मीडियम है, और इसका सबसे ज्यादा है क्योंकि सबसे ज्यादा स्टीप है, राइट बच्चों। समझ आ रहा है, तो ये था हमारे पास P2 वाला केस। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि रोटेशन किस तरीके से और हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारे पास रोटेशन जो है वो इस तरीके से हो सकता है कि सपोज करो कि दोनों गुड्स के प्राइसेस चेंज हो जाएं। एक तो हमने डिस्कस किया था अभी शिफ्टिंग वाले केस के अंदर, जब हमारी दोनों गुड्स के प्राइसेस क्या हुए थे, सेम डायरेक्शन में सेम रेट से चेंज हुए थे। लेकिन अब जो हमारे प्राइसेस चेंज हो रहे हैं वो जरूरी नहीं है सेम रेट से हो और सेम डायरेक्शन में हो, यानी कि हमारे प्राइसेस अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि अगर गुड 1 का प्राइस बढ़ेगा तो गुड 2 का डिक्रीज होगा, अगर गुड 2 का इंक्रीज होगा तो गुड 1 का डिक्रीज होगा।
राइट। और जरूरी नहीं है कि सेम रेट से हो, कि अगर प्राइस डबल हुआ है गुड किसी एक गुड का, यानी कि गुड 1 का सपोज कर लो, गुड 1 का प्राइस इंक्रीज हुआ है तो गुड 2 का हाफ हो जाएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है, किसी भी रेट से हो सकता है। अब यहाँ पे एग्जांपल लेके देखते हैं और डायग्राम बना के देखते हैं किस तरीके से बनता है। देखो ये हमारे पास P1 P2, ठीक है। सपोज करो कि P1 जो था प्राइस ऑफ गुड 1 वो इंक्रीज कर गया, क्या कर गया, P1 इंक्रीज हुआ और P2 डिक्रीज हो गया, ठीक है। इनिशियल बजट लाइन क्या थी हमारे पास, ये X1 है, ये X2 है, ये इनिशियल बजट लाइन थी, ठीक है। ये लेट करो, ये हमारे पास M/1 में P1 आएगा और ये हमारे पास M/1 में P2 आएगा, इंटरसेप्ट्स की है बात है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है P1 तो देखो इंक्रीज हुआ है, जब गुड का प्राइस इंक्रीज होता है तो उसकी कंजप्शन को हम डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो P1 तो ऑटोमेटिकली क्या आने वाला है, इनवर्ड आने वाला है, यहाँ कहीं आएगा, मतलब इससे तो पीछे ही आएगा, लेट करो यहाँ आ गया, ये थोड़ा और पास ले लो, बजट लाइन थोड़ी अच्छी बन जाएगी ना। सपोज करो यहाँ आ गया, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट हमें मिलेगा ये M/1 में P1 डैश मिलेगा, राइट, वेयर P1 डैश जो है वो बड़ा है P1 से, ठीक है। और P2 डिक्रीज हुआ है, यानी कि प्राइस ऑफ गुड 2 डिक्रीज हुआ है, तो गुड 2 की कंजप्शन को हम बढ़ा देंगे, ठीक है। अब वो इस पॉइंट से बढ़कर यहाँ हो गई, तो ये पॉइंट आएगा M/1 में P2 डैश, राइट। अब ये जो P2 होगा, P2 डैश होगा, वो लेसर देन होगा P2 से, ठीक है। अब ये दो पॉइंट्स आए, एक ये पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करने पर देखो हमारे पास जो बजट लाइन बनेगी ये वाली बनेगी, बजट लाइन बन गई, ठीक है। अब देखो ये कट कहां पर कर रही है, दैट इज पॉइंट ए, इस पॉइंट पे कट कर रही है, तो हमारी बजट लाइन देखो क्या हो गई, इस पॉइंट से रोटेट हो गई, पहले यहां थी, अब इस सिंगल पॉइंट के ऊपर पॉइंट ए पर क्या हो गई, ऐसे से ऐसे हो गई, रोटेट हो गई ना, दिस इज द रोटेशन इन द बजट लाइन बच्चों, ठीक है। और इसका अपोजिट केस भी हो सकता है, अपोजिट केस क्या होगा कि P1 डिक्रीज कर जाए और P2 इंक्रीज कर जाए, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बनाकर देखते हैं। X1 X2 ये बजट लाइन थी, P1 डिक्रीज करा है तो इसकी कंजप्शन को बढ़ा देंगे और P2 इंक्रीज करा है तो इसकी कंजप्शन को बढ़ा देंगे, तो बजट लाइन ये आ जाएगी हमारे पास, इस पॉइंट के ऊपर पॉइंट ए पर रोटेट हो गई ना बच्चों, ठीक है, हुई। अब देखो ये हमारे पास किस तरीके से हुआ कि अब इसके स्लोप के ऊपर बात आती है कि स्लोप किस तरीके से इंपैक्ट करेगा। देखो ये हमारे पास बजट लाइन थी, बजट लाइन जब इस पॉइंट सिंगल पॉइंट के ऊपर रोटेट हुई तो देखो ये स्टीप बन गई, तो ऑब्वियसली सी बात है इसका स्लोप बढ़ गया होगा, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास स्लोप क्या था, P1/P2 था, ठीक है। P1 इंक्रीज हुआ और P2 डिक्रीज हुआ, राइट। जब P1 इंक्रीज होगा तो स्लोप इंक्रीज करेगा और जब P2 डिक्रीज होगा तो भी स्लोप इंक्रीज करेगा, तो ओवरऑल हुआ क्या, स्लोप इंक्रीज कर गया, समझे। यहां पर देखते हैं स्लोप था हमारे पास नेगेटिव ऑफ P1/P2, यही था। अब यहां पर P1 डिक्रीज करा और P2 इंक्रीज करा, जब P1 डिक्रीज करेगा तब भी स्लोप डिक्रीज करेगा, जब P2 इंक्रीज करेगा, न्यूमिनेटर वाली वैल्यू इंक्रीज करी है तो भी होल वैल्यू डिक्रीज करेगी, यानी स्लोप डिक्रीज करेगा, तो ओवरऑल क्या हुआ, स्लोप डिक्रीज कर गया। आगे समझो बच्चों, ठीक है। दिस इज द रोटेशन इन द बजट लाइन, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हमारी बजट लाइन रोटेट कर जाए तो उसे हम रोटेशन इन द बजट लाइन कहते हैं, ठीक है। अब वो पॉइंट कोई भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट भी हो सकता है, वर्टिकल इंटरसेप्ट भी हो सकते हैं, और या फिर हमारी बजट लाइन का कोई मिड पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है। अब वो मिड पॉइंट नहीं, कोई भी पॉइंट हो सकता है, पूरी की पूरी बजट लाइन के ऊपर, ये वाली बजट लाइन कंस्ट्रेंट के ऊपर कोई भी पॉइंट हो सकता है जहां से हमारी बजट लाइन रोटेट कर जाए, तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास रोटेशन इन द बजट लाइन आता है। और रोटेशन इन द बजट लाइन के अंदर बच्चों ने एक चीज देखी है कि यहाँ पर स्लोप जरूर चेंज करता है, स्लोप चेंज करता है यहाँ पर,
यानी कि P1 और P2 में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इंपैक्ट किस चीज के ऊपर पड़ रहा है? बजट लाइन की स्लोप के ऊपर पड़ रहा है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट केस आता है हमारे पास कि अगर हमारी इनकम और हमारी दोनों गुड्स के प्राइसेस के अंदर सेम डायरेक्शन में सेम रेट से चेंज आ जाए तो हमारी बजट लाइन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी वेरिएंट बुक में भी दे रखा है, ठीक है, लेकिन बच्चों को ये समझ नहीं आता। और ये जो नेट जेआरएफ के एग्जाम देते हैं ना, वहां पे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उनमें कई बार पूछ ले जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान देना, मतलब पूछे भी ना जाए लेकिन पता होना चाहिए तुम्हें। देखो यहाँ पर इनिशियल बजट लाइन क्या है, दैट P1 X1 plus P2 X2 is equals to income। ठीक है, सपोज करो तुम्हारी इनकम डबल हो गई और तुम्हारी दोनों गुड्स के प्राइसेस भी डबल हो गए। ठीक है, उसे हमने T ले लिया, T is equals to 2, राइट बच्चों, T ले लिया हमने इसे, तो हमारे P1 हमारा जो P1 है वो इंक्रीज बाय T हो जाएगा, P2 भी इंक्रीज बाय T हो जाएगा और मनी इनकम भी इंक्रीज बाय T हो जाएगी, राइट। सो T टाइम्स ऑफ P1 X1 प्लस T टाइम्स ऑफ P2 X2 इज इक्वल टू T टाइम्स ऑफ मनी इनकम, राइट। बजट लाइन ये आ गई। अब यहां से हम T को कांस्टेंट निकाल सकते हैं, तब T हमने कॉमन ले लिया, दैट बचा हमारे पास P1 X1 प्लस P2 X2, राइट। नेक्स्ट हमारे पास T इंटू M बच गया। अब देखो ये T और ये T कैंसिल आउट हो गए, कैंसिल आउट हो गए ना, तो हमारे पास बजट लाइन क्या आई, दैट P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल टू M, राइट बच्चों। या फिर हम इसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज दूसरा तरीका देखो यहां पर, यहां से दूसरा ये आएगा हमारे पास P इंटू P1 X1 प्लस P2 X2 नेगेटिव ऑफ, इसको हम इधर ले आते हैं, P ऑफ M इज इक्वल टू 0। ठीक है, P को बाहर निकालेंगे, ये प्लस में है ये नेगेटिव में है, P की पावर 0 आ जाएगी, तो T की पावर 0। अंदर बच गया हमारे पास P1 X1 प्लस P2 X2 माइनस इनकम, यही बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब ये तो 0 हो गया, तो ओवरऑल बजट लाइन क्या आएगी, दैट P1 X1 प्लस P2 X2 इज इक्वल्स टू M, राइट बच्चों। देखो जहां से हमने शुरू किया था वापस पहुंचकर हम दोनों तरीकों से एक ही जगह पे पहुंचे हैं जहां से हमने शुरू किया था। ठीक है, हमने बजट लाइन ये लेट की थी, तो हमारे पास बजट लाइन इस तरीके से भी यही आ रही है और इस तरीके से भी यही आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ कि यहाँ पर जब हमारे जो दो गुड्स के प्राइसेस होते हैं वो दोनों के दोनों प्राइसेस सेम रेट से सेम डायरेक्शन में और साथ साथ हमारी इनकम सेम रेट से सेम डायरेक्शन में इंक्रीज करती है, तो हमारी बजट लाइन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, बजट लाइन हमारी X1 X2 ये थी और यही रहेगी, राइट। जब हमारे प्राइसेस और हमारी इनकम दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में सेम रेट से चेंज कर जाएं तो हमारी बजट लाइन क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। और ऐसा किस लिए होगा, क्योंकि हमारी जो बजट लाइन का फंक्शन है दिस इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, राइट बच्चों। अगर कभी भी नेट जेआरएफ में एक ऐसा क्वेश्चन आता है वहां पर ये होमोजेनियस ऑफ डिग्री 0 वाला ऑप्शन जरूर होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द होमोजेनिटी ऑफ द डिग्री 0 इन द बजट लाइन, राइट। समझ आया। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, ताकि हमारे चैनल की आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।